द लास्ट आइलैंड ऑफ वन पीस लाफ टेल और इससे जुड़े 3 क्वेश्चंस। आखिर क्या है वन पीस का ट्रेजर? आखिर क्यों रॉजर और उसका क्रू जॉयबॉय की स्टोरी को सुन के हंसने लग गए थे? और आखिर क्यों रॉजर वॉज टू अर्ली? सो वेल, अब फाइनली इनमें से एक क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया कि आखिर क्यों रॉजर लाफ टेल में टाइम से पहले पहुंच गया था। ऑल्दो ये चीज स्टेट तो काफी पहले कर दी गई थी, लेकिन रॉजर के ऐसे कहने के पीछे जो रीजन था वो भाई कोई भी समझ नहीं पाया था। बट अब जैसे ही जॉयबॉय के प्लान के बारे में रिवील हुआ, हम भाई ये सारी चीजें जान के सारे जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत वही रॉजर पायरेट्स के लाफ टेल के सफर से होती है, जहां पहुंच के उन्होंने जॉयबॉय, वॉइड सेंचुरी और आने वाले फ्यूचर के बारे में जाना। जिसके बाद लाफ टेल से वापस लौटते टाइम वो खुद बात कर रहे थे कि वो लोग लाफ टेल में टाइम से काफी पहले पहुंच गए हैं। अब इसका रीजन हम ये जानते हैं कि जो जॉयबॉय था वॉइड सेंचुरी वाला, उसका प्लान था या फिर वो चाहता था कि तीनों जो एंशिएंट वेपन्स है, प्लूटन, पोसाइडन और यूरेनस, उनको फ्यूचर के लोगों तक पास ऑन करे, ताकि जो चीजें जॉयबॉय अकम्प्लिश नहीं कर पाया वो उसके बदले कोई और पर्सन कर पाए। सो इसी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए जो भी पर्सन अब लाफ टेल में वन पीस की तलाश में आएगा, वो सबसे पहले तो उसी एरा में बॉर्न होना चाहिए जिस टाइम भाई तीनों एंशिएंट वेपन्स अवेलेबल हो। अब भाई ऐसा कहने से मेरा मतलब ये है कि प्लूटन और जो यूरेनस है वो तो भाई सम काइंड ऑफ वेपन्स है जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करके बने हैं, लेकिन जो पोसाइडन है वो तो एक्चुअली में एक यूनिक पावर है जिसके थ्रू सी बीच को कंट्रोल किया सकता है, और वो पावर करंटली शिराओशी होल्ड करती है, व्हिच मींस शी इज पोसाइडन। और पोसाइडन इकलौता एंशिएंट वेपन था जो कि रॉजर के टाइम पे अवेलेबल नहीं था। ऑल्दो जानते तो हम भाई यूरेनस के बारे में भी नहीं थे, बट मे बी जो रॉजर पायरेट्स थे दे ऑलरेडी न्यू कि वो कहां पे रखा है, जिसकी बात मैं आगे वीडियो के अंदर करूंगा। सो रॉजर का दे वर टू अर्ली कहने के पीछे पहला रीजन तो यही था कि पोसाइडन उस टाइम पे एमर्ज नहीं हुआ था, यानी कि शिराओशी बॉर्न नहीं हुई थी। और दूसरा ये कि लाफ टेल में पहुंचने वाले किसी एक पर्सन पे जॉयबॉय का जो डेल्फुट था हितोनोमी मॉडल नी का, वो भाई होना चाहिए, जो कि किसी ना किसी तरीके की चाबी का काम करेगा, जिससे ना सिर्फ एंशिएंट वेपन्स बल्कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा सके जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी ना हो। और इसका एक अच्छा खासा एग्जांपल अपना एंशिएंट जायंट रोबोट रोबोनोस्की ही है, जो कि भाई ड्रम्स ऑफ लिबरेशन यानी कि जॉयबॉय की हार्ट बीट को सुन के एक्टिवेट हुआ है। सो वेल, रोबोनोस्की की बात कर रहे हैं तो भाई उससे जुड़ा एक क्वेश्चन तो अभी हमारे सामने है कि आखिर 200 साल पहले वो कैसे एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि उस टाइम तो भाई किसी ने नीका फ्रूट का वेगन किया ही नहीं था। सो अब इस चीज का आंसर तुम लोग यार दिमाग लगा के थोड़ा कमेंट करके बताओ। तब तक मैं बात करता हूँ कि कैसे अब यही रोबोट काफी इंपॉर्टेंट बन गया एगेटार के कंक्लूजन के लिए, क्योंकि लास्ट चैप्टर के अंदर यॉर्क ने सभी गोर से कोई इन्फॉर्म कर दिया था कि जो स्ट्रीमिंग वाला ट्रांसपोर्टर स्नेल है वो भाई एंशिएंट जायंट रोबोट के अंदर है। जैसा कि हमने एगेट के शुरू में देखा भी था कि वेगाबंग एंशिएंट जायंट रोबोट के अंदर से बाहर आते टाइम पे अटक गया था, सो उस टाइम वो पक्का भाई इसी ट्रांसपोर्टर स्नेल को छुपा रहा होगा, जिसका मतलब अब फाइनली एंशिएंट जायंट रोबोट हमें एक्शन में देखने को मिलेगा। ना जाने भाई मैं भी कितनी बार ये लाइन बोल चुका हूँ, बट एनीवेज कौन सा झूठ बोल रहा हूँ यार। अब एक्शन में तो आना ही है उसे, क्योंकि गोरो से भाई इस ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक तो करेंगे ही। तो हम भाई रोबोनोस्की को गोरो के साथ फाइट करते हुए देखेंगे, जहां वो अपनी पावर्स को शो करेगा कि क्या बस ये खाली एक नॉर्मल जायंट रोबोट है या फिर इसके पास कुछ और पावर्स भी हैं, लाइक लेजर्स, कैनन्स और मे भी इससे भी कुछ बढ़कर, जो कि भाई गोरो को डैमेज करने में काम आए। क्योंकि अगर ये भी गोरो को डैमेज नहीं कर पाया फिर तो हम कह सकते हैं कि इस मैसेज में अब और कुछ ज्यादा रिवील होने से रहा और ये बीच में ही एंड हो जाएगा, जहां मे बी अब बस हम एंशिएंट किंगडम के नाम के बारे में जान पाए, एंड दैट्स इट। और जैसे ये मैसेज एकदम से एंड होगा, श्योरली भाई काफी लोग इसको मजाक की तरह लगे कि बुड्ढा मरते मरते मजाक कर गया, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इसको सीरियसली भी ले सकते हैं, क्योंकि भाई वेगाबंग ने कुछ हद तक प्रूफ दे दिए थे। ये भाई बिल्कुल ऐसा सीन लग रहा है मानो भाई 2011 में मैं वापस आ गया हूँ, जहाँ पे शायद तुम में से काफी लोगों को पता होगा कि उस टाइम के अराउंड भाई ये रूमर काफी स्प्रेड हो रहा था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, एंड सीरियसली भाई हॉलीवुड वालों ने इसके ऊपर एक मूवी भी निकाल दी थी। बट वेल, हम लोग तो जानते हैं ना कि वन पीस के लिए चीज रियल है। सो वन पीस के लोगों का 2 पार्ट में बढ़ जाना, जहां एक वेगाबंग की बातों में बिलीव करते हैं और दूसरे नहीं, ये भाई उतना सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि किसी आंडू पांडू भविष्यवाणी से ज्यादा लोग यार ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट पे बिलीव करेंगे जिसने वर्ल्ड के लिए काफी कुछ इन्वेंट किया है ना। और ऐसे ही मरीन्स का भी 2 पार्ट में डिवाइड होना वो भाई कॉमन हो सकता है, जिसको लेके अकाइनू ऑलरेडी काफी गुस्से में है, क्योंकि उसने जो वर्ड्स यूज किए हैं इससे तो भाई यही कंफर्म था कि अकाइनू वर्ल्ड गवर्नमेंट के सारे काले कारनामे के बारे में जानता है, बट ही डजंट केयर। उसको तो अपने एब्सोल्यूट जस्टिस की गाफ में कुछ यार कुछ ज्यादा ही पसंद है शायद, जहां जस्टिस वर्ड को वो यूज भी क्यों कर रहा है वो समझना भी भाई काफी मुश्किल है अब तो। एंड श्योरली ऐसा नहीं है कि भाई अकाइनू ईमू के बारे में नहीं जानता है, उसे भाई इतना तो पता है कि गोर्स के ऊपर भी कोई है जो कि उन्हें ऑर्डर देता है, फिर चाहे अकाइनू ईमू से मिला हो या फिर नहीं। लेकिन अब आते हैं हम एंशिएंट वेपन्स पे। सो हम इतना तो जान गए कि जिस वेपन को ईमू ने यूज किया वो और कोई नहीं बल्कि यूरेनस था, क्योंकि प्लूटन करंटली वानो के अंदर और पोसाइडन तो खैर शिराओशी है भाई। सो क्योंकि जॉयबॉय चाहता था कि तीनों जो एंशिएंट वेपन्स है वो फ्यूचर के लोगों तक पास ऑन हो, तो उसने ये एंशिएंट वेपन्स अपने एलाइड किंगडम के पास रखवाए होंगे जिन पे वो ट्रस्ट कर सकता है, जहां प्लूटन वानो के अंदर है, पोसाइडन फिशमैन आइलैंड में है, लेकिन फिर यूरेनस का क्या, वो भाई ईमू के हाथ कैसे लगा? सो हम लोग ये तो जानते हैं कि मैरिजो और सेलेस्टियल ड्रैगन शुरू से ही रेड लाइन के ऊपर नहीं थे, बल्कि रेड लाइन के ऊपर जो लोग रहते थे उनको पहले से ही गॉड्स का टाइटल मिला हुआ था, जो कि थे लुनारियंस, जिनके साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वॉर करके उनको वाइप आउट कर दिया था
और इवन टू दिस डे किसी भी लूनियन की इन्फॉर्मेशन तक के लिए गवर्नमेंट काफी हेफ्टी सम पे करने को तैयार होती है। सो क्या ये कहना गलत होगा कि जो लूनेरियंस है वो भाई जॉय बॉय के साथ ही रहे हूँ, क्योंकि किंग जो कि एक लूनेरियन है वो भी कुमा के बुकानियर रेस की तरह जॉय बॉय पे काफी बिलीव करता था एंड ही आल्सो वांटेड टू सी जॉय बॉय सो बैडली जस्ट लाइक कुमा। तो भाई हो सकता है कि यूरेनस शुरू से ही रेड लाइन के ऊपर लूनेरियंस के पास रखा हो और वही एक जरिया हो इसकी पावर्स को यूटिलाइज करने का। आई मीन क्योंकि ये वेपन जस्ट अभी हमने जाना कि मदर फ्लेम के एक छोटे से पोर्शन से चार्ज हुआ था। सो मदर फ्लेम की ये जो फ्लेम है वो भाई लूनेरियंस के जो बैक में लगी फ्लेम है उससे इंस्पायर्ड हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक टाइम पे किंग को भी एक्सपेरिमेंट के लिए रखा हुआ था जहाँ पे उसके डीएनए को तो निकाला ही था जिससे भाई सेराफिन्स बने हैं, लेकिन मे भी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फ्लेम्स है उसको भी कॉपी किया गया हो। और क्योंकि ईमो के पास इतने टाइम से यूरेनस को चार्ज करने का कोई एनर्जी सोर्स नहीं था सो वो वेपन उसके लिए बस एक डब्बा था। कितना बड़ा डब्बा? बहुत बड़ा। लेकिन मदर फ्लेम ईमू के हाथ लगते ही तुम लोग भाई जानते हो कि लुइसा का क्या हाल हुआ था। सो हाँ भाई लूनेरियंस और यूरेनस का कनेक्शन होना काफी सही पॉइंट होगा। एंड वेल लास्ट चैप्टर के अंदर हमने सेनगोकू और सुरु को भी देखा था जो कि सुरु की बैटलशिप के अंदर ट्रेवल कर रहे थे। तो क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता कि वो दोनों भाई यहाँ पे गार्ड को बचाने के लिए जा रहे हो, क्योंकि भाई यहाँ पे सेनगोकू आखिर बैटलशिप के अंदर ट्रेवल क्यों करेगा, वो तो भाई हमेशा एक रूम के अंदर पड़ा होता है ना। सो भाई ऐसा पॉसिबल है कि वो लोग गार्ड को सेव करने के लिए हाचुंगसू जा रहे हो क्योंकि वो लोग शुरू से काफी क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं। सो वेल बात करने का तो मेरे पे और भी काफी कुछ था, लेकिन यार तुम लोग बोर हो जाओगे तो और बक नहीं करता हूँ। होप करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।